सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट को? शीर्षक ढूंढने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? शीर्षक में। और सबसे ज्यादा गलत कॉपी में क्या मिलता है? शीर्षक। हिंदी की पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश है ना, गद्यांश को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मैं आपको नमूना दिखाया हूं और मैं आज आपको बताऊंगा ना कि किस तरीके से, किस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस तरीके से इन्हें पढ़ा ना, इस तरीके से सॉल्व किया, तो आप जिंदगी भर में कोई भी, अगर आपको अपठित गद्यांश दे दिया जाता है, कितना भी नया दे दिया जाता है, आप कभी गलत करके नहीं आओगे और आपके नंबर जो है एग्जाम में बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका एग्जाम में अपठित गद्यांश के नंबर बिल्कुल से सेफ हो जाएं। कोई भी गद्यांश हो, मैं कह रहा हूं ना, इसके बाद कोई भी गद्यांश हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ना। देखिए, ये आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, कई बार आया होगा, आपने देखा होगा, इस पर गौर भी किया होगा, है ना। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना होता है और कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या बात का ध्यान रखना है, अगर आपके सामने एक गद्यांश दे दिया गया तो आपको पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, उसे ध्यानपूर्वक जो है, ध्यानपूर्वक क्या करना है, एक बार पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। केवल 2 बार ध्यान से पढ़ लिया ना, मैं कह रहा हूं कभी इसका आंसर गलत नहीं हो सकता है। और मैं आज आपके सामने विथ प्रूफ बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, आपका पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, फिर देखिए, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इसके क्वेश्चन को पढ़ें। दूसरा पॉइंट इसके क्वेश्चन को पढ़ें। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, देखिए बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, शीर्षक पूछा जाता है, शीर्षक आता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट को? शीर्षक ढूंढने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? शीर्षक में। और सबसे ज्यादा गलत कॉपी में क्या मिलता है? शीर्षक ही गलत मिलता है। आपको पता ही नहीं होता हम इसका शीर्षक क्या लिखें। देखिए, तो शीर्षक आप कैसे ढूंढोगे ये भी बताऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले नंबर पर शीर्षक पूछा जाता है, फिर इसी में से उठा करके एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है ना। और इसमें से आपको इस शब्द का अन्य अर्थ क्या हो सकता है, कोई आपसे पर्यायवाची इसी का पूछ लेते हैं, कोई विकल्प या कहें तो विलोम पूछ लेते हैं ना। तो और सारांश हो गया, है ना, सारांश पूछा जाता है। तो बिल्कुल इन 3 चीज़ों को बेसिकली ध्यान रखना है भाई। देखिए, शीर्षक कैसे लिखना है, गद्यांश का सारांश कैसे लिखना है। शीर्षक की सबसे बड़ी बात आती है, सारांश तो आप उसी का लिख सकते हैं, लेकिन शीर्षक कैसे सटीक ढूंढें। शीर्षक में नंबर कट जाता है बच्चों का, गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसे पढ़िए ध्यानपूर्वक। पहले हम पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। किसी भी राष्ट्र की नींव उसके राष्ट्रवासियों के चरित्र पर आधारित होती है ना। जिस राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र जितना महान होगा, उस राष्ट्र का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। भाई इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, मैंने तो इसे 2 बार पढ़ लिया है और मैंने इसका सॉल्यूशन भी कर लिया है। देखिए, अब हम देख लेते हैं इसका क्या। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। भाई कोई भी गद्यांश आए उसमें ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा कि इसका शीर्षक क्या है। देखिए, तो आप इसमें पढ़ करके इसका देखिए उसका उद्देश्य क्या है। शीर्षक का मतलब क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें बताया क्या जा रहा है भाई, वही आपको लिखना होता है। तो देखिए, जैसे पढ़ने के बाद भाई मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। मतलब इसमें बेसिकली बात किसकी की जा रही है, राष्ट्रीय चरित्र की बात की जा रही है। और राष्ट्रीय चरित्र ही राष्ट्रीय चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। मतलब इसमें राष्ट्रीय चरित्र को महत्व दिया जा रहा है एक तरीके से, है ना। तो आप इसके शीर्षक कई लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। देखिए, आपको एग्जाम में आंसर लिखते वक्त किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये कितने नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 19वें नंबर प्रश्न में। देखिए, तो आप एग्जाम में इसी तरीके से आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखें, प्रश्न क्रमांक, है ना, प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, है ना। मैं जल्दी में लिख दे रहा हूँ थोड़ी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लाइन खींचेंगे आप, स्केल से बढ़िया तरीके से लाइन खींचिएगा, 2 लाइन इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे आप लाइन खींचे हुए रहते हैं और पहले, है ना, तो आपको आंसर लिखना है जो आपको नीले बॉल पेन से लिखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले का आंसर शीर्षक लिखना है ना। मैं अब देखिए इसी तरीके से पॉइंट डाल करके आंसर लिखिएगा, है ना। इसमें पूछा क्या गया है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। भाई देखिए, हमने से पढ़ लिया राष्ट्रीय चरित्र का, मतलब इसमें राष्ट्रीय चरित्र के बारे में बात की जा रही है। राष्ट्रीय चरित्र का क्या उद्देश्य, मतलब उसका उद्देश्य पूछा गया इसका, है ना, इसका। तो चलिए हम इसे बता देते हैं। तो शीर्षक इसका रहेगा भाई राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय चरित्र की उपयोगिता भी लिख सकते हैं या फिर का महत्व भी लिख सकते हैं ना। का महत्व इसमें बताया जा रहा है एक तरीके से, है ना। तो ये बिल्कुल इसका सही माना जाएगा, इसका नंबर आपको दिया जाएगा, 1 नंबर आपका यहाँ पे सेव हो जाता है ना। सेकंड क्वेश्चन भाई आता है आपका, प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है। भाई आगे पढ़ो इसको, है ना। देखिए, हमने इसको पूरा पढ़ लिया, हमको सीधा आंसर आपको बता देते हैं ना। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नैतिकता प्रजातंत्र की रक्षा कर उसे सफल बनाती है। देखिए, सफल कौन बनाता है, तो नैतिकता प्रजातंत्र को सफल बनाती है। सीधा आंसर आपके सामने दिया गया है, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, ये रहा आंसर। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, क्या आंसर में लिख देना है, जो नैतिकता होती है ना, नैतिकता, इस तरीके से लिखेंगे, नैतिकता प्रजातंत्र को सफल बनाती है। यही आपको आंसर में इस तरीके से लिख देना है, बिल्कुल आपका सही रहेगा। तीसरे नंबर का पॉइंट डाल लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है अब इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ हो सकता है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई जिसने ध्यानपूर्वक पढ़ा है ना, और जिसे थोड़ा बहुत आता है ना, हिंदी आपने भाई पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आता है ना। तो देखिए इसको पढ़िए ध्यान से, है ना। इसमें आपको मिल जाएगा, पढ़ते पढ़ते ये मुझे मुक्ति मिल गया,
मतलब कहते हैं ना, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए, मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है ना। हो गया ना सेम सेम। तो इस शब्द का अन्य अर्थ ये मुक्ति भी हो सकता है। तो बिल्कुल इसके आंसर में आपका लिख देंगे क्या, मुक्ति। तो इस तरीके से आप इसके आंसर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उतने नंबर आपको मिलेंगे और एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। चलिए मैं सेकंड गद्यांश आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये आपका अपरित गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से आपको करना है। देखिए देखिए, अपरित गद्यांश का आपको क्या करना है, नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यही ना क्वेश्चन है, वो तो हम देख ही रहे हैं। देखिए इसे पढ़िए ध्यान से। सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र, इसमें बात किसकी की जा रही भाई, है ना। सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है अपने समय का सदुपयोग, है ना। इसमें सदुपयोग का अर्थ है सही उपयोग। देखिए अगर इससे भी क्वेश्चन आता है कि सदुपयोग का अर्थ क्या है इसमें पूछा जाए, तो क्या लिखेंगे, सही उपयोग, है ना। तो बिल्कुल पॉइंट अपने मन से क्वेश्चन बनाइए भाई। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए देखिए, और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए भाई। तो शीर्षक इसका क्या होना चाहिए, चलिए मैं आंसर आपको लिख करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे भाई। ये भी 19 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर इस तरीके से आपको लिखना है, बिल्कुल आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। देखिए बढ़िया तरीके से लिखिएगा, मैं तो जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत कर देता हूँ, थोड़ी राइटिंग भी बिगड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का आंसर आप क्या लिखेंगे भाई, शीर्षक ही ना पूछा गया है तो शीर्षक, इसमें विशेष ध्यान दीजिए कि किस पर जोर दिया जा रहा है, क्या इस गद्यांश का उद्देश्य हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगाना होता है। देखिए सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है अपने समय का सदुपयोग। देखिए मैंने इसको भाई पूरा पढ़ा, इसमें ना टाइम को लेकर के ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि अपने टाइम का जो है सही उपयोग कीजिए, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका समय का सदुपयोग आप इसका उत्तर लिखेंगे ना शीर्षक के लिए, तो बिल्कुल आपको नंबर नहीं कटेगा और समय का सदुपयोग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, यही इसका शीर्षक हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा क्या गया है, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है। देखो इसको मैंने तो पढ़ रखा है पूरा, आपने पढ़ा है तो आपका बन जाएगा, है ना। देखिए आज के काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति सबसे घातक है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है और यहीं पे आंसर लिखा होता है और बच्चे इधर उधर देखते हैं, पीछे वाले का देखते हैं, आगे वाले का देखते हैं, उन पर बनता नहीं है। देखिए आज के काम को, देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधा उत्तर तो लिख देना है, वही लाना उतार देना है। आज के काम को कल पर टालने की जो है प्रवृत्ति घातक है। मैं कहीं से आंसर नहीं दे रहा हूँ आपको कि भाई गाइड में से उठा लिया, नहीं, उसी में से बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करना है ना। घातक है, यही आंसर लिखना है आपको। तीसरे का उत्तर क्या लिखना है भाई आपको, तीसरा पूछा क्या गया, निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। देखिए इसको पढ़ने के बाद इसमें इसके विलोम शब्द की बात भले ही ना की गई है, लेकिन निरंतर शब्द की बात की गई है तो उसका पूछा जा सकता है। जैसे निरंतर का इन्होंने पूछ लिया, उसी तरीके से अन्य किसी का भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आलस्य लिख दिया, इसका कह देंगे आलस्य का विलोम लिखिए, है ना। तो अनेक लिख दिया, अनेक का विलोम लिखिए, है ना। तो इसी तरीके से कई सारे बन सकते हैं। जैसे सही है, सही का कह देंगे सही का विलोम लिखिए, तो क्या लिख देंगे आप, गलत लिख देंगे। यहाँ पर निरंतर की बात की जा रही, तो निरंतर के बहुत सारे जो है यहाँ पे विलोम शब्द होते हैं। तो निरंतर का उल्टा एक नश्वर भी हो सकता है ना, निरंतर का उल्टा नश्वर भी हो सकता है, या फिर कभी कभी भी हो सकता है निरंतर का उल्टा कभी कभी, है ना। मतलब निरंतर का मतलब होता है हमेशा, है ना, निरंतर चल रहा है ना। और उसका उल्टे की बात की जा रही है तो कभी कभी हो सकता है ना। और रुका हुआ भी हो सकता है ना, रुका हुआ। निरंतर का मतलब होता है चलता, मतलब जो चलता रहे, इसका एक उल्टा रुका हुआ भी हो सकता है। तो इन तीन में से कोई भी लिख सकते हैं, और भी कई सारे इसके जो है विलोम होंगे। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक गद्यांश दूंगा जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रहेगा आपके सामने है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर इन क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन शायद आंसर पहले दिखा दिए, लेकिन हाँ ये आपके सामने आंसर भी इसके दिए गए हैं और इसे ध्यान से पढ़िए और इसे सॉल्व कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, लगभग हर बार ही आता है। तो मैंने ये आपके लिए होमवर्क दे दिया लगभग, है ना। तो देखिए इस तरीके से आप जो है अपने गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है उसका आंसर निकालना। और अगर आपने इसी तरीके से उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा, उसका शीर्षक सारांश, आप देखिए सारांश और रह गया, सारांश समझ लेते हैं भाई, है ना। सारांश कैसे लिखना है, जैसे किसी क्वेश्चन में सारांश पूछा जाए, है ना, कि अगर कोई आपके सामने कोई भी दे दिया गया, है ना, जैसे इसी का देख लेते हैं भाई, सफलता प्राप्ति वाले का, है ना, ये रहा ना आपका सफलता प्राप्ति। तो इसका आप कैसे सारांश लिखेंगे भाई, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सारांश की। तो देखिए इसमें जो बात की जा रही है उसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझिए इसके, और उसका आप सारांश आसानी से लिख सकते हैं। देखिए तो मैं इसका सारांश कैसे लिखूंगा, इसका सारांश ये मैं इस तरीके से हेडिंग डाल दूंगा और लिखूंगा। फिर मैं चौथा क्वेश्चन मैंने खुद ही मन से बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसमें देखिए हमें समय का अपनी भाषा लिखनी है भाई सारांश में, जो हम उससे समझ पा रहे हैं, जो हम उससे सीख पा रहे हैं, वही हम सारांश बना देंगे, बिल्कुल आपका सही माना जाएगा, है ना। हमें समय का सही उपयोग, देखिए कुछ अपने शब्दों का ही उपयोग करना है ना, सही उपयोग करना चाहिए। और आगे से थोड़ा पढ़ेंगे, कार्य को समझकर तुरंत कार्य में लग जाना, जीवन में अनेक दबाव आती हैं, अनेक व्यस्तताएं आती हैं ना। मतलब देखिए इसी भाषा को यूज़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, जीवन में कई कठिनाइयाँ और कठिनाइयाँ आती हैं,
फिर भी व्यस्तताओं से मन का आलस घिरता है, मतलब व्यस्तताएं आती हैं तो अधिक मन का आलस जो है घिरता है उससे, है ना। तो चलिए हम लिखते हैं आगे, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और हमारे जीवन में लिखेंगे इस तरीके से, अनेक कठिनाइयाँ, है ना, अपने शब्दों का यूज़ करना है, अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, साथ ही जीवन की व्यस्तता आलस्य की ओर ले जाती है ना, आलस्य की ओर ले जाती है। और इसे आगे पढ़ेंगे और, है ना। और देखिए कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करें लेकिन आपको एक फ्लो में लिखना है ना। देखिए समझ कर व्यक्ति को जो सोच समझ कर योजना पूर्वक कार्यों की ओर निरंतर कदम बढ़ाता है, ना कि एक दिन सफलता उसके चरण चूम लेती है। मतलब निरंतर अपने कार्यों की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहिए, एक दिन सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती, है ना। आज के काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति सबसे घातक है। मतलब देखिए व्यस्तता आलस्य की ओर ले जाती है, परंतु देखिए परंतु हमें कार्यों को कल पर नहीं छोड़ना है। देखिए इस तरीके से, है ना, यही लिखना है आपको, है ना, इस तरीके से। और देखिए आदत बन जाती है, सब कार्य करने की घड़ी आती नहीं। मतलब हम टाइम देखें क्यों, मतलब हमें इसलिए नहीं रुकना है। मतलब हम देखेंगे कि भाई अच्छा समय आ गया तब स्टार्ट करेंगे, तब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आगे लिख देंगे, हमें समय का इंतज़ार नहीं करना है ना। हमें अच्छे समय लिख देंगे ना, अच्छे समय लिख देंगे, ठीक रहेगा। अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना है और अपने समय का सही उपयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। भाई आप इस तरीके से इसका सारांश लिख देंगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे और ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से पूरा सारांश लिख सकते हैं, किसी का भी हो। मतलब देखिए मैंने क्या बताया, एक तरीका बताया कि उसको पढ़ करके उसी में की लाइंस थोड़ी बहुत लिखिए, अपनी शब्दों का यूज़ कर दीजिए, बस आपका सही माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं अपने गद्यांश वगैरह का, इनका अपठित गद्यांश का। और आप इसी तरीके से, है ना, आप पे पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो गया है ना, नहीं बन रहा है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लें।